Hello there and welcome back to Rajya Sabha TV's continuous coverage of the presidential elections. We're into the last hour of voting now, and of course compared to morning, the movement of course is less. Everyone's pretty much cast their votes, at least as far as New Delhi is concerned, the parliament's concerned, and certain states as well. But we're still waiting for this 1 hour to pass, and of course that's when all the boxes would be shut, and then the counting process would begin as well. Before that, of course, let's take you through the headlines with Preeti. आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी, शाम 5 बजे तक मतदान, 20 जुलाई को मतगणना। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला, सांसद और विधायक कर रहे हैं वोटिंग, कुल 4,896 वोटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा ने डाला वोट। बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्षों ने भी किया मतदान, मुख्यमंत्रियों ने भी लिया हिस्सा। और संसद का मॉनसून सत्र शुरू, पहले दिन दी गई दिवंगत सांसदों और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। अब हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीन उपाध्याय, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं द पायनियर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गौतम लहरी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों से हम राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी तमाम और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधा हम चलेंगे अपने संवाददाता अरविंद कुमार सिंह के पास, जो कि संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। अरविंद जी, अब आखिरी 1 घंटा किस तरह की हलचल है? अब प्रीति, अब कोई खास हलचल नहीं है, क्योंकि केवल 4 वोट रह गए हैं। तो एक तरह से लगभग सारे वोट यहाँ पड़ चुके हैं। तो बस इंतजार ही है कि ये वोट भी पड़ जाएं, अगर जो लोग आ सकते हैं। अन्यथा तो लगभग सारा प्रक्रिया जो है, जो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वोट दिया था, इसके बाद जो है यूपीए की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर के सारे महत्वपूर्ण लोग यहाँ वोट दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर के बस ये हलचल लगभग शांत सी है यहाँ, प्रीति। बिल्कुल, अरविंद बता रहे हैं 4 वोट और बचे हैं और वोटिंग का आखिरी घंटा 5 बजे तक शाम वोटिंग होनी है। अरविंद जी, आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली वोट देकर? जो तमाम सांसद बाहर निकले हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया और उन्हें कैसे आंक रहे हैं? देखिए प्रीति, जहाँ तक चुनाव की बात है तो ये आमतौर पर यही नहीं, पहले भी जब भैरव सिंह शेखावत जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, तब भी अंतरात्मा की आवाज़ की बात उठी थी। और इस चुनाव में भी अंतरात्मा की एक आवाज़ उठी है। लेकिन पिछले कई चुनाव से जब भी अंतरात्मा की बात होती है तो आमतौर पर यही देखने को मिला है कि जो है फिर भी दलीय प्रतिविधाएँ जो है वो हावी रहती हैं। तो लोग अपने दलों से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा कोई नतीजों में फेर हो जाना जो है वो असंभवी नहीं है। और कुल मिलाकर के ये लगता है कि जो है जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में काफ़ी मजबूती से वातावरण है। और खुद यूपीए के बहुत सारे ऐसे जो सहयोगी रहे हैं उनमें भी तो क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के जो अंतरात्मा की आवाज़ है, ये नारा जरूर रहा, ये चल नहीं पाया है जो है इस बार। All right, Arvind, thanks so much for joining us. We'll come back to you, of course, for more details as the hour proceeds. Meanwhile, if I could come to you, Naveen, first, and conscious voting is conscience voting. I'm sorry, is something which various political parties are also asking for. Meera Kumar herself, of course, while campaigning, did bring it up as well. But how do you feel things are standing at this point of time? Yes, we do know that the numbers do stand with Mr. Ramnath Kovind, and we'll have to wait and see eventually counting, how does it take place. But the politics behind it, what do you see? See, I don't think it makes any difference, this consensus voting concept of consensus voting. At this, at best, this consensus voting can, this call for this can tilt some voters of the castes, voters who belong to Meera Kumar's caste or Mr. Kovind's caste, the particular subcaste. Few of them can be, swayed by this, but on large scale, I don't see much, the defection from either side. Of course, there can be some states, because not because of the call for consensus voting, but because of different dynamics, there can be cross voting. But
this call for consensus voting, I don't think this really works. I think this whole thing is a hoax, and I know other people, when they are losing, they call for consensus voting, but it does not work. I don't think it works. लेकिन फिर भी विपक्ष तो यही चाहेगा नवीन जी कि अपने उत्साह और अपनी लड़ाई को कहीं से कमज़ोर ना दिखाया जाए, और इस तरह की अपील इसलिए भी की जाती है, बेहद ख़ास दिन भी है। गौतम जी, अगर आपसे समझना चाहें, ठीक है, जिस तरह की बातें हमने सुनी, कास्ट तक पे बात आई, लेकिन अच्छी चीज़ों की अगर हम बात करें इस चुनाव में, आपके लिहाज से जो अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं वो क्या हैं? प्रचार की बात कर ले या एक दूसरे के बारे में जिस तरह की निजी बातें नहीं की गई, इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप मानेंगे इस चुनाव में हमें अच्छी देखने को मिली हैं? वेल, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ऑल प्रेसिडेंशियल पोल इज़ ए वोट ऑफ conscience vote, because there is no political party cannot give any whip to any members. It is a member choice. Sometimes political parties do give a call for a conscience vote, which happened only once in our country when the official nominee of the Congress party defeated by the other faction led by Indira Gandhi. Otherwise, most of the elections, went with the ruling party. The ruling party in favor, president on the basis of their number. So in this election, I don't find anything surprise would come. But what is important that this election, the opposition tried to say this is not about numbers, not only about conscience, it is also about some values. So they tried to project, though I must say they didn't campaign it very well, because though this is first time after a very long time, I have seen that there was no personal attack on the candidate, which happened the last year. Yes. Even before that also, last year against official candidate, the other candidate went to the court also. So this did not happen. Even Prime Minister commented yesterday, the first time the campaign was in a very dignified, it was conducted in a very dignified manner. That's a good thing about all political parties, no doubt. But definitely there will be there will be a message behind the result of this poll, because a ruling party will try to show their strength as well as to show to the country that they have garnered much more support than what was expected. At the same time, opposition will try to do the same thing. So opposition will also try to do the same thing. So ultimately, result will say whether who is where. There will be a certain political permutation, political polarization, rather I would say. So ये हो सकता है, ये रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा. So there is a message underlined that opposition party definitely they try to assemble as much as they can of all the so-called anti-BJP parties. How much they have been successful, वो तो रिजल्ट के बाद ही निकल के आ सकता है. और नवीन, आपकी नज़र में क्या अंतर दिख रहा है पिछले कई चुनाव से? अगर आप इस चुनाव की तुलना करें, आपकी नज़रों में क्या अंतर है? क्या अच्छी बातें रहीं या क्या ऐसी बातें रहीं जो हमें थोड़ा पीछे रखनी चाहिए थी, आगे नहीं लानी चाहिए थी? आपकी नज़र में आप कैसे तुलना करें? देखिए, ओवरऑल इट वाज अ वेरी डिग्निफाइड एंड लो प्रोफाइल कैंपेन. कारण इसका ये था, आई थिंक इफ देयर इज अ कीन कॉन्टेस्ट, then all these acrimonious issues and personal attack surfaces. But here the writing was clear on the wall from the very first day. So that was one of the reasons that there was no need to start throwing slur at each other. But otherwise, in the Indian politics has come to a place where I think all these talks of dignity and honor is just, for the sake of talk. Because whenever you see elections where there is something at stake, then the political parties forget everything. So I am not one of those persons who will think overnight the character of Indian politics has changed and this is what is being reflected in this presidential campaign. No, I think the contest was so one-sided that I think it was mere symbolic contest, and there was no need to raise the temperature on either side. So I think this is why I think you have not seen personal attacks or anything else. Otherwise, if you see the past elections, recent elections, you have seen such type of vitriolic campaign that I don't think the politicians have changed overnight. Do you think the opposition, Gautam, is just hanging on to the Dalit factor of Meera Kumar? Yes, she's accomplished nonetheless, but as far as accomplished leaders are concerned, when it comes to the opposition side, for the matter within the Congress as well, there are many candidates, definitely. But the very fact that they have to pit a Dalit against a Dalit leader,
Do you think they're hanging on to the factor when they call for that conscience factor, when they're calling for that values or principles factor? They're obviously hanging on to that Dalit tag. Do you think so? Yeah, but you cannot deny that. This is the reality of the country. People still win election on the basis of their caste. Even for a post of a president? Even for the post of president, because the presidential poll, after this presidential poll, the next big poll is the Lok Sabha poll. So obviously the ruling party and opposition party, both of them are trying to project a particular caste factor which might help them to consolidate their vote bank. So one may disagree with that, but this is the reality of the country. You cannot deny that. Though the candidate's qualification also definitely it should matter, and in this case I don't think there is any debate on the educational qualification of both the contestants. Nobody is talking about their educational qualification or anything. So that's why the caste factor has come into the forefront. So, but I think I don't know when the people of this country will see the election even of this kind of a constitutional position is above caste politics. तो क्या इसका कोई फ़ायदा हमें आगे दिखता है? नवीन, अगर बात करें, ठीक है, दलित चेहरे की बात हुई और अभी भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति कोई भी बने लेकिन वो एक दलित राष्ट्रपति होगा। क्या इसके बाद हमें दलितों को लेकर और कोई चेहरा और कोई तस्वीर बदलती दिखाई देती है, या सिर्फ एक प्रोजेक्ट करने को लेकर ये रास्ता रुक जाता है कहीं ना कहीं आगे? देखिए, ये सिंबॉलिज्म है, और जैसा इन्होंने बताया कि ये एक रन अप जो 2019 के इलेक्शंस का है उसकी तैयारी है, सिंबॉलिज्म है, कास्ट को वो करने की कोशिश है। दलित फॉर्म वेरी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूंसी, एंड दोनों जो अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टीज हैं दे आर ट्राइंग टू मेक ए डेंट इन दैट वोट। सो देखिए, मोर देन एनीथिंग एल्स, आई डोंट थिंक दलित plights of the Dalits or their conditions have changed overnight because somebody else was a president long time ago. So I don't think it's going to change. I mean, there have been Dalit chief ministers in Mayawati was Dalit chief minister in UP, but do you think the plight of Dalits have changed? Or for that matter, Lalu Prasad Yadav was a OBC leader in Bihar, but the conditions of Yadav have not changed, And we have talked about, the conditions of Muslims, and a whole lot of secularist leaders have raised their issues, and fought elections on that particular issue, but the conditions of Muslims have not changed. So I don't think, just making a Dalit as a president is going to change the conditions of Dalits. But of course, it brings a certain amount of, sense of empowerment among the Dalit community. But I think I don't think any political party is bothered about that. I think here is the real politics where they are looking at 2019 elections and they know that Dalits are going to play a very big role because of various issues which have recently surfaced in Indian politics and where Dalits have been at the receiving ends of a lot of atrocities and so I think both sides are, one side is trying to do the damage control. ये संकेत किस तरह का दे रहा है? अगर हम राष्ट्रपति चुनाव में भी कहीं ना कहीं आके कास्ट की बात कर रहे हैं, आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम सर्वोच्च पद को लेकर भी इस तरह का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बातें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति के लिए अब आगे किस तरह का संकेत दे रहा है? क्या 2019 में भी हमें उसी तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी या कुछ चेहरा बदलने वाला? इससे क्या संकेत मिल रहा है? देखिए, कास्ट इज द रियलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स. Caste will remain a reality for as long as I can see in foreseeable future. I don't think we are going to break free from this curse of caste politics in India. And I don't think in 2019 or 2014, especially in Hindi heartland, where caste is a reality. You go to Bihar and you will realize, on Uttar Pradesh, you realize that elections are fought in caste, and people really, the political parties, they really frown. We have fielded 100 candidates of this caste and 50 candidates of this caste, and the entire election and mobilization takes place in the name of caste. So, I mean, just hoping that things will change is not going to change. And the sort of things we are doing, especially in presidential election, both sides, one side pits a Dalit and another side comes and pits a Dalit. So, I mean, it's becoming very obvious. Here, all the call of conscious voting and dignity of office and a very positive campaign. Behind this, if you look at it, I mean, you see the real politics and the politics which has done a lot of harm to the society. So that sort of things. It's pure politics, and it is definitely looking forward to 2019. Yeah. Is this Modi's way of telling Nitish, I'm giving you another chance, come to my side? And Nitish is also considering that option. Do you think so?
Well, even in the last election, Nitish was the first person who broke the ranks. He sided with the UPA and the Shiv Sena too. So two of them supported Pranab Mukherjee. So that didn't mean that Nitish Kumar is still continuing. Well, after that Bihar poll, in the Bihar assembly election, they came together. Ultimately, that combination won the election. And so I can't say that this is the clear a message that Nitish will come to NDA fold. Well, there is many things we see that to ho raha hai, he is also giving certain messages so that people think that he might switch over to NDA. But I will not be surprised if he switches over. But what is the earlier point I must say that projecting a Dalit doesn't mean anything because K.R. Narayan was the president. Yes. After that, ruling party perhaps lost the Lok Sabha poll. Yes. They could not win. So it is just a mere symbolism, but it would have been better. But beyond a caste, somebody as a really qualified, like Mr. Kavin or Meera Kumar, were the candidate, that would give a better message to the outside world. Whenever you see the foreign newspaper, you will find that such a person is a Hindu, is a chief minister, a Dalit is a president, and a some subcaste is a vice president. It doesn't talk well about a democracy, which is the biggest democracy in the world, and functioning democracy. So it could have been better. I think political party has a role to take a risk, to project somebody who is a beyond caste. It's not about only caste. Well, it's not just it's not just caste. The way I see it, of course, is the fact that you know, you're a society that has been you know, that has obviously had hard times. It still is having hard times, and you know, somebody from your community has emerged to be you know, at that highest post, and I think that in itself may be significant. It's like how the US was really pitting you know, for a woman president. You know, it could have been just a presidential candidate, but the very fact that a woman was... But the wisdom has decided something else. Absolutely, that's right, that's right. But nonetheless, I mean, I think in that sense, perhaps it may be significant. But yes, we're talking about the politics around it. And, you know, when it comes to how the NDA has managed itself, trying to get these non-aligned parties to its fold, that is commendable, do you think? And the very fact that the opposition has not been able to do that. One might say there is definitely a master stroke by the ruling combination. Definitely they roped in many parties, many individuals who are in the opposition. Perhaps you would see there will be a division in the opposition ranks after the counting. That will be clear. So in that, if you see the political management of the election, definitely here NDA has done much better than the opposition. Opposition is rather in a back foot. There is no doubt in it. So it definitely will speak a lot about the future, in the future polls to come, including the state assembly polls, after that the Lok Sabha polls. So, but all polls in India actually is fought on different issues. I don't equate with a one state assembly poll with a Lok Sabha poll, or a Lok Sabha poll issues are completely different from the presidential poll. Because in this election, nobody knows what was the actually issue. We have seen the two candidates are moving around the states. They are speaking about their highest office, and they spoke, you know, very dignified manner. They didn't spoke against each other, which is no doubt commendable thing. That is the only positive thing I find from this election. और नवीन, जैसा एनडीए की हमने बात की, एनडीए से अलग जो दल हैं उनको भी साथ लाने में कामयाब रहे, लेकिन क्या ये वक्त अब यूपीए के लिए भी आत्ममंथन का है? क्या उसे भी पता लग रहा है किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि एक समय ऐसा था जब ये लगने लग गया था विपक्ष की मजबूती बहुत ज़्यादा है और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। क्या ये संकेत यूपी के लिए भी हैं आगे के लिए? देखिए, इलेक्शंस का आउटकम नोन है, बट इस इलेक्शंस में जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी की डिसयूनिटी सामने आई और नीतीश कुमार ने खुलकर सपोर्ट किया एनडीए के कैंडिडेट को, उससे शायद अपोजिशन को फ़ायदा हुआ है। इसलिए कि सडनली पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली कांग्रेस रियलाइज कि नीतीश कुमार इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in the entire effort to keep the opposition parties together. And when Nitish broke rank on certain issues, after that this realization set in Congress that they have to reach out to Nitish Kumar. And I think this, after that, you know, Sonia Gandhi spoke to him, Rahul Gandhi has spoken to him. There is a news
that Rahul Gandhi will not be the face of UPA in the 2019 election, and that gives a window of opportunity for Nitish Kumar to become a acceptable candidate. And this sort of politics is being played behind this scene. So this election has in a way result is going against opposition parties, but it is also set the process of unifying the opposition, the urgency and the threat. This entire effort can, the entire opposition unity can fall aside, and the Congress is now taking it very seriously. So I personally feel that this entire exercise, this presidential election, is a boon for the opposition. So they've identified the weak spots. Yes. They know what are the challenges, Yes. and now Yes. they can go ahead straight and Yes. aim for To that for unify 2019. the opposition. Yes. All right, that's interesting that you're putting that out. But a bit from the politics, away from it, just talking about the candidates itself, Ramnath Kovind, when the name came forward, it was quite a surprise. There were a lot of other names that were doing the rounds. A lot of, not even the popular names. There were lots of, there was a Jharkhand governor's name also who was, part of, some of the rumors there. But when that name did come up, the Dalit credentials aside, was it a choice which, India would be proud of if, not that I'm, not to negate his achievements, but was that a surprise or was it a good choice on part of the NDA? Well, today is the election day, and everybody knows that Mr. Kovind will be elected. So it will not be fair. It will not be very fair to comment on his personal antecedents. After all, he will be our conscience keeper, and he will be the guardian of the Constitution, which is the most important job which all his illustrious predecessors have followed. There was a controversy of some candidates earlier, no doubt. But similarly, that's why this time also we didn't see in that type of campaign what has happened during Pratibha Devi Singh's party's time. Even Pranab Mukherjee, such a towering personality, even he had to face a legal case in the court. Yes. So even this time it did not happen. It's not that the last time number was not clear. Number was also clear during Pratibha Devi Singh's fight, Pranab Mukherjee's fight. It depending on the candidate and the political atmosphere of that time. So right at this moment, I think we hope that this president, if he is elected, Mr. Kovind will follow the same the path and same way his predecessors have followed. In our scheme of things, we only accept a 1 or 2 president. Most of the presidents are well respected. There are certain things happen during a particular course political journey. Something has happened during one Jail Singh's time, or even after that something has happened, or before that 75 also there's a lot of controversy, went to the Supreme Court about the president decisions, ultimately it was nullified. So I don't think right from Rajendra Prasad days, all our president has a respect in the society, and I think Mr. Kovind will also be respected like that. नवीन, आपकी नज़र में क्योंकि एक सरप्राइज के तौर पर नाम तो उभरा ही था, तो क्या चुनौतियां एक तरह से देखें क्या ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी रामनाथ कोविंद के आगे? देखिए, जिस तरह का मेजॉरिटी है आने वाले 2 सालों में, तो जिस तरह का मेजॉरिटी है उसमें देखिए प्रेसिडेंट का रोल तभी होता है जबकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है एंड देयर इज अ नीड फॉर हिम टू इंटरवीन. सेकेंडली, या प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी की अगर नहीं है तब देन यू रियली लुक एट him that he may have to take some controversial decision here and there, but he belongs to BJP. He has been with RSS. I don't think there is going to be a major challenge. I think he will just follow what the government wants him to do. Yeah. So in that case, I don't think, yes, after 2019 election, if there is a hung parliament or whatever, then his role will come into play, and then people will look at his wisdom and the way he discharges his responsibility. But as of now, I mean, the sort of majority BJP has, and he's knowing his commitment to his party and the ideology, I don't see there is going to be a very big challenge. Of course, I mean, he will have to ensure that the genuine grievances of the opposition parties, that is where, people will look at him. Will he be the president of the BJP and or NDA, or will he also accommodate the concerns of the opposition parties? There are a lot of issues, where the state assembly sent a bill which have to be ratified by the president. There are other issues, where the presidential intervention is required. So there,
his basic, he will be tested how far he is able to accommodate the concerns of the opposition. Absolutely. Exactly, that has happened during last 3 years when many political parties are expecting that perhaps there will be a conflict with the government, and Pranab Mukherjee being a such a long career in Congress, but it did not happen. Yes. And everybody knows that the Prime Minister and President had the best of relations, where Prime Minister on many occasions says he is my dada, he is my elder brother, and he is a Gyan Bhandar kind of thing. And he last, one of the occasions, he told even that Amara angli pakad ke Delhi dikhaya. So kind of the relationship they build up. So I think all the presidents should follow like that, and hopefully they will do that. Otherwise, they will be written in the history for a bad name. Absolutely. And is that the kind of legacy then that Pranab Mukherjee leaves? And he followed whatever the constitution says, and whatever the cabinet proposes, he just, as a president, he had done it. So there is no controversy. Even there was so many controversy on the presidential rule, imposition of president rule, which was nullified by the court. But president did follow what the Union cabinet has said. Absolutely. And we had a working president, we had a people's president. What kind of a president was Pranab Mukherjee, according to you? Well, I would say he brought President House to the people. Well, Mr. Kalam was known to be a people's president, but Pranab Mukherjee, what I saw in the last 5 years, that he brought President House near to the people. It was opened for the people. Anybody can go inside anywhere. Darbar Hall, Ashoka Hall, all the kind of, we know, we have heard or read about the Giant's Garden. That is it, the Giant's Garden was open. So, actually, he did a lot of things inside the President House. All the government programs are implemented within the President House. President House has become a smart city. So, he has done whatever the government were. President House was a symbol of the government of the day. What the government is doing, he almost implemented all the projects inside the Rashtrapati Bhavan. And there were many more reforms he had done, like opening up, setting up a new museum, where the President House is the running, with the history of contemporary India, which anybody can go and watch it. And इस बीच एक छोटा सा जिक्र और कर दें तो नवीन और गौतम, अगर मैं सही हूँ तो अब प्रणब मुखर्जी ज़रूर जाएंगे राष्ट्रपति भवन से, लेकिन उनके नाम का एक गुलाब की किस्म वहाँ रहने वाली है मुगल गार्डन में, जो कि प्रणब मुखर्जी के नाम पर रहेगी। तो इस तरह से वो वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। जो रहते हैं वहाँ पे, उनके नाम पे एक गुलाब का फूल का नाम दिया जाता है, जैसे कलाम के नाम पे है, शायद प्रतिभा पाटिल का नाम पे भी है, तो प्रणब मुखर्जी और उनका फर्स्ट लेडी दोनों का नाम पे है, 2 गुलाब है। बिल्कुल, और भी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द वापस लौटेंगे। मैं चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली चलो कहूं, तब आपके दिलों में ऐसी चीख गूंजे जो अंग्रेजों में खौफ और दहशत भर दे। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है, हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है, हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाले, This trial and its judgment shall be remembered throughout history. Welcome back, where continuous coverage of the presidential elections is on. Just half an hour to go, and most of the votes have been cast, of course, but
Of course, voting ends at 5 p.m. So we're going to be waiting for that and take an assessment from our reporters, of course, who are tracking all these developments. We also have Naveen Upadhyay and Gautam Lahiri, of course, still with us in studio here. Gautam, if I could come to you, just before we were talking about the legacy of Mr. Pranab Mukherjee, and how challenging it was, of course, transitioning from a Congress government, a UPA government, to an NDA one. People who, of course, he was totally against at some point of time, as his career, as in various facets of, when he was within the Congress. And, that's the kind of challenge that perhaps presidents face. But, as a post that we're talking about and as a personality that Kovind perhaps is, how do you think, we see him forward on, I mean, even though the votes still being cast, but by the numbers, it seems like he is going to be our next president. Yeah, President-elect Mr. Kovind, he will get an advantage. There is no mercy petition is pending right now. All the mercy petition have been cleared by the President Pranab Mukherjee. This is number one. Number two, definitely the process of some reforms which have been initiated inside the President House. I think Mr. Kovind has to take it forward, and he can do many more things. Well, anybody can have his own idea. He can implement those ideas, how it can be best. This is the best building of the country. Not only that, you will not find any of this kind of building anywhere in the world, perhaps, a few exceptions, one or two, not even the White House. So it's about a spacious 330 rooms building with a British kind of archaeology inside. And there are a lot of things which, there's old things which have been almost redundant, जो एकदम यूज ही नहीं होता था, जैसे वहाँ का स्टेबल, उसको म्यूजियम बनाया गया, जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस, जो वहाँ का क्लॉक टावर, it was a very historical thing, that all have been renovated. So many things I think Mr. Kovind has to do. I think Mr. Mukherjee has done a lot of things inside, but he can improve it further. That's the thing. And so far the other, as a president, he has to obviously, everybody will judge him in the light of what Pranab Mukherjee has done. Yes. What Pranab Mukherjee has said during a debate, like Pranab Mukherjee has a strong feeling about parliamentary democracy. When before the Modi government came, he used to say against the disruption of the house. Even after this India government came into the power, he used to say, he used to echo the same line, same speech. Yes. So 2012 to 2014, whatever is spoken, he almost repeated after 2014. People thought otherwise, but point is, he has a certain belief and certain ideology and certain philosophy. Yes. So he always against the disruption of the parliament. It's not that during NDA regime he has said. He has said during NDA UPA regime too. That time perhaps the opposition party took it in a very different way. Now they were happy because now they are in power. So when president says something about disruption, it creates a problem with the opposition party, present opposition party. Like on many issues like the ordinances, all the ordinances have been cleared. Yes. But I know that all the ordinances, whenever the Union Cabinet has passed, he used to call the minister or inform the PM that I want to be satisfied, because ordinance is passed or approved on an extraordinary situation. So what is the necessity of it? So I think this kind of example, I think the incumbent president has to, next president has to show. गौतम, हम आगे भी बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन अब आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है वोटिंग खत्म होने को। इस समय हम सीधा संसद भवन परिसर में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मौजूद है हमारे साथ। अखिलेश, अरविंद कुमार सिंह ने हमें जानकारी दी थी कि 4 लोग बचे हैं जिन्हें वोटिंग करनी है। क्या वोटिंग पूरी हो गई है? नहीं, अभी 3 लोग बचे हैं प्रीति, और 3 लोगों के अलावा 2 और होते अगर तापस सेन जो पश्चिम बंगाल के एमपी हैं और थॉमस हंसदा झारखंड के एमपी हैं, अगर वो रहते, लेकिन वो लोग जेल में हैं और उन्हें अनुमति नहीं मिली वोट डालने की, तो इसलिए अब 3 लोग सिर्फ बचे हैं। और 3 लोग आप देख रहे हैं कि अभी कोई दिख नहीं रहा है। हमारे पीछे देखिए, ये पूरा एक तरीके से अब सुरक्षा में जो लगे हुए हमारे लोग हैं वहीं हैं सुबह से, और उसके अलावा अभी कोई नहीं है। इंतज़ार किया जा रहा है, हालांकि 5:30 बजे तक वोटिंग होनी है, और कई बार ऐसा होता है कि सांसद कहीं अन्यत्र व्यस्त होते हैं, तो उस व्यवस्था के कारण उन्हें आने में देर होती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अंतिम समय में जाएंगे तो पूरा खाली मिलेगा, इस कारण से भी होता है। तो सारे लोग फिंगर्स क्रॉस करके रखे हुए हैं कि आ जाएँ, क्योंकि
790 के करीब हैं और उसमें 3 लोगों का अनुपस्थित रहना थोड़ा सा खलता है सत्ताधारी दलों को भी और उसके अलावा जो विपक्ष है उनको भी खलता है कि इतने कम संख्या है उसके बावजूद भी 3 अनुपस्थित रहे। लेकिन ज़रूर कुछ गंभीर कारण रहे होंगे जिसके कारण वो लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा होता है जहाँ एक एक मत की बड़ी अहमियत होती है, न सिर्फ हार जीत के हिसाब से बल्कि अपने पार्टी या जिस अलायंस के साथ वे खड़े होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी अहमियत रहती है वे आए या नहीं आए। लेकिन अब देखना होगा, कई बार राजनीति अजीब तरीके से काम करती है, उसमें चूँकि राजनीतिज्ञों को कई तरह के धर्म और कई तरह की व्यवस्थाएं को संभालनी होती है, उसमें हो सकता है वो मिस कर जाए। लेकिन अभी भी हमारे पास तकरीबन 1 घंटे बचे हुए हैं, तो इंतज़ार किया जा रहा है। प्रीति। तो अखिलेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा अखिलेश हमें जानकारी दे रहे हैं, वोटिंग जारी है और 3 ऐसे सांसद हैं जिनकी वोटिंग बाकी रह गई है और उनकी वोटिंग के साथ ही जितने भी लोग आज वोट देने आने वाले थे संसद भवन के कमरा नंबर 62 में, उनकी वोटिंग पूरी हो जाएगी। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, अगर आपसे बात करें, जिस तरह में गौतम भी बता रहे थे कि किस तरह की चुनौतियां हैं या किस तरह की लेगेसी है, आपकी नज़र में क्या लगता है अब किस तरह का जो लेगेसी प्रणब मुखर्जी छोड़कर जा रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने की कितनी बड़ी चुनौती रामनाथ कोविंद के आगे? देखिए, प्रणब मुखर्जी ने जिस तरह का प्रेसिडेंट सेट किया है वो बहुत एक्टिव प्रेसिडेंट थे एंड प्रणब मुखर्जी नेवर मीन्स वर्ड्स, ही वाज वेरी फोर्थराइट व्हेन ओकेजन अरोज, ही स्पोक हिज माइंड। I think whether it was against lynching or whether it was on economic issues, he was very forthright and he spoke very well, whether it was disruption of parliament or whether it was a criminalization of politics. Pranab Mukherjee was one man who... And intolerance. Intolerance. Yes. He kept on speaking, you know, and I think that sort of, we require presidents who do not just become rubber stamp and they should not just become a ceremonial decorative post. They should actively go among people. And president can, you know, raise debates on a lot of issues. He can go among students, college fraternity, intellectuals, scientists, and speak his mind out. He can, you know, throw ideas which can be discussed in society, because this post of president is respected in this country. So when a president speaks, people listen to him. People do not look at him as a politician. So Mr. Kovind can really play a big role, taking a cue from what Pranab Mukherjee did, and he can take this forward by, you know, making the office of president a center for generating ideas and debate. And I think that will go a long way, you know, justifying the office of president in a democracy like India, where unfortunately we have seen most of the presidents acting, you know, as just a custodian of the ruling party, not as a custodian of the constitution. All so right, I hope, I think he will take it forward. Absolutely. We are hoping for that, and of course hoping for the results as well, which will be out on the 20th of July, and that is when we'll of course talk about furthermore on what challenges lies ahead for the next president. But Naveen, thanks so much for joining us. Gautam Lahiri, thanks so much for joining us. And you know, our coverage of course will be keep continuing here, Preeti. बिल्कुल, और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हमारी खास कवरेज आगे भी जारी है। आपको अब हम दिखाते हैं पूर्व राष्ट्रपतियों के सफरनामे पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश। सिफर से शिखर तक पहुंचने वाले एपीजे अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी ख्याति राष्ट्रपति बनने से पहले ही 7 समंदर पार फैल चुकी थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम को मजबूती देने वाले अब्दुल कलाम को इसी वजह से मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर कलाम अपनी सक्रियता के चलते हमेशा शिक्षण संस्थाओं के चहेते रहे। पंद्रह अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में जन्मा अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम
कभी अखबार बांटता या कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, लेकिन दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह संस्थान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में R वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम कर कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। उन्हें पहले पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल थी। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ और एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। $1997 का साल अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और शायद यही वजह है कि 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तभी अचानक दिल का दौरा पड़ा और इस महानायक ने हमसे हमेशा के लिए विदाई ले ली। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो राजस्थान की राज्यपाल थीं। आइए देखते हैं जलगांव जिले के एक छोटे से गांव से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का उनका सफर। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का नादगांव, यहीं पर 19 दिसंबर 1934 को नारायण राव के घर प्रतिभा पाटिल का जन्म हुआ। प्राथमिक से लेकर MA तक की पढ़ाई उन्होंने जलगांव से पूरी की। इसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री हासिल की। जलगांव की अदालत में वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की। खेल में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस में
उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए। 27 साल की उम्र में प्रतिभा पाटिल पहली बार कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर जलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और 1985 तक लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 1967 से लेकर 1985 तक महाराष्ट्र सरकार में प्रतिभा ने आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1979 और 1980 के बीच उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 1988 से लेकर 1990 तक वो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रहीं। 1985 में उन्हें पहली बार राज्यसभा के लिए चुना गया। अगले ही साल यानी 1986 में उन्हें राज्यसभा के उप सभापति की जिम्मेदारी मिली। आर वेंकटरमन जब देश के राष्ट्रपति चुने गए तो कुछ दिनों के लिए उन्हें राज्यसभा के सभापति पद पर रहने का भी गौरव हासिल हुआ। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की वो अध्यक्ष रहीं। 1991 में अमरावती से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंची। लोकसभा में रहते हुए उन्हें आवास समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम एक बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज है। जिस भी चुनाव में वो उतरी उन्हें हमेशा जीत हासिल हुई। 8 नवंबर 2004 को प्रतिभा पाटिल को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। 2007 तक वो इस पद पर रहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी। 2007 में उन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल हुआ। I stand here today as the Republic's first servant, humbled by this experience. It will be my sincere endeavor to live up to the high expectations of all those who have chosen to elect me and to serve the best interests of the people of India. We must ensure that every section of our society, particularly the weak and the disadvantaged, are equal partners in and beneficiaries of the development process. 25 जुलाई 2007 से लेकर 15 जुलाई 2012 तक वो इस पद पर बनी रहीं। वो इस देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला राष्ट्रपति हैं। करीब 60 साल तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे प्रणब मुखर्जी को सम्मान से दादा कहा जाता है। अपनी योग्यता के बल पर वो एक स्कूल शिक्षक से लेकर भारत के शिखर पद पर पहुंचे। एक नजर दादा प्रणब मुखर्जी के सफर पर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से कानून की डिग्री ली। इसके बाद एक शिक्षक के तौर पर अपनी पारी शुरू की और बाद में वो पत्रकारिता में आ गए। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के वो सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन इंदिरा गांधी के करीब आ गए। जल्द ही उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1973-74 के बीच उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली।
1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। 1980 से 1985 के बीच वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे, लेकिन इसके बाद कुछ वर्षों तक वो राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गए। 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1993 से 1995 के दौरान वो वाणिज्य मंत्री रहे और विदेश मंत्री भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद 3 साल के लिए फिर से विदेश मंत्री और 2009 से 2012 के बीच वो रक्षा मंत्री रहे। 1969 से वो 5 बार राज्यसभा और 2004 के बाद लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी ने कई संस्थाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा भी उन्हीं की थी। नाबार्ड बनाने में भी प्रणब मुखर्जी का ही बड़ा योगदान रहा। यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींची। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अफ्रीकी विकास बैंक तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे। कई आला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण को दुनिया ने ध्यान से सुना। 25 जुलाई 2012 को उन्होंने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति जी। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. लोगों से जुड़ाव के चलते उन्होंने खुद को महामहिम कहे जाने पर जताई। उनके कार्यकाल में जीएसटी की शुरुआत एक उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है। There were apprehensions whether the task of fixing rates for thousands of items could be accomplished by the GST Council, given the wide variations across states. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।